बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगभग 9:30 बज रहे हैं, 9:37 और खबर ये आ रही है कि वोटर टर्नआउट जो है मध्य प्रदेश में वो 10.39% है। ये अभी शुरुआती मतलब आप समझ सकते हैं वोटिंग परसेंटेज है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन सतना में 12% और मंदसौर में 13% के आसपास है। हम आपको बताएंगे अब इसमें महिलाओं का कितना परसेंटेज है, इस पर रखिए नजर, क्योंकि आप जब देख रहे हैं, आपको छिंदवाड़ा में भी तस्वीरें दिखाई अशोक सिंघल ने, महिलाएं भारी तादाद में वोटिंग करने के लिए बाहर निकल रही हैं। ऐसे में सबकी नजर है। देखिए, जो सबसे ज्यादा वोटिंग दिखाई दे रही है फिलहाल अभी तक की मिली 9:30 बजे तक की जानकारी में, उसमें सतना में 12% के आसपास वोटिंग है। और इसी के साथ अगर आप मंदसौर में देखेंगे तो मंदसौर में भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वहीं विदिशा में देखिए, यहाँ पर भी 12.5% के आसपास है। रीवा में 12.5% है। 16% राजगढ़ में 16.5% के आसपास वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो कई जगह है जहां पर ज्यादा वोटिंग है। मंदसौर में 13.5%, तो वहीं पर ऐसी जगह भी है जहां पर 7% के आसपास। भोपाल में ये हमेशा कहा जाता है कि जो शहरी इलाके होते हैं, जो राजधानी के इलाके होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा उदासीन होते हैं लोग वोटिंग को लेकर। देखिए, आज आपका दिन है। नेताओं ने तो अपना काम कर लिया, माला पहन पहन के आपके घरों तक आ गए, रैलियां कर दी, रोड शोज कर दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि अगले 5 साल आप किसके हाथ में सत्ता सौंपना चाहते हैं। चलते हैं हमारी सहयोगी चित्रा के पास, और वहां से मौजूद है हमारे साथ हिमांशु भी, जैसा की जानकारी आ रही है ग्वालियर से। अब इस इलाके में भी वोटिंग बढ़ रही है, धीरे धीरे अब स्पीड पकड़ रही है वोटिंग। बिल्कुल सही कहा आपने अंजना, और यहाँ पर जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, देखिए खासतौर से अगर मैं ग्वालियर चंबल इलाके की वोटिंग की बात करूं, जहां पर मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, गुना, ये तमाम इलाके आते हैं, वहां का वोटिंग परसेंटेज जो बता रहा है इस वक्त, मैं उसके बारे में जल्दी से जानकारी दे देती हूँ। शिवपुरी में 5.86%, यानी कि शिवपुरी की जनता भी उस उत्साह के साथ बाहर निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। श्योपुर में 9.22% वोटिंग हुई है। सतना में 12% मतदान हुआ है। सागर में 9.85% मतदान हुआ है। ओवरऑल वोटर टर्नआउट 10.39% है। लेकिन अभी अगर ग्वालियर चंबल इलाके की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदाता उस उत्साह के साथ बाहर नहीं निकले हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो क्या आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस या फिर बीजेपी किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। हिमांशु, अब सीधे आपके पास आते हुए, कई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी विधानसभाएं जहां पर अभी स्थिति उस तरह की नहीं बनी है, यानी कि 5% के आसपास ही सुबह 9 बजे तक वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये जो अब तक का टर्नआउट है, ये किस ओर संकेत कर रहा है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से धीमी रफ्तार से अभी पोलिंग शुरू हुई है, मतदाताओं का निकलना शुरू हुआ है चित्रा, उससे ये एहसास होता है कि अभी मतदाता जो है खुलकर बाहर नहीं आए। अगर यही इसी तरीके से ये ट्रेंड रहा और पोलिंग परसेंटेज कम रही तो ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कम मतदाताओं का निकलने का अगर यह सिलसिला रहा अंत तक, तो शायद जो है स्थिति वैसी ना हो जाए जैसी 2018 में थी, और इस बार कांग्रेस को जो बढ़त मिली थी वो थोड़ी कम ना हो जाए। इन सब चीजों को देखना होगा, और मुझे लगता है कि शाम होते होते तक जो है वो वोटिंग परसेंटेज जो है 2018 को बिल्कुल शाम के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। हिमांशु, एक और सवाल है, जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, मुरैना के मिरघान में दिमनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 147, 148 पर दो पक्षों के बीच पथराव होने से वहां पर हिंसा की स्थिति बन गई। पथराव के बाद कई लोग जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल स्थिति वहां पर नियंत्रित बताई जा रही है। लेकिन अगर मैं दिमनी की बात करूं, वहां से जिस तरह से केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा गया है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, 2018 में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं। उपचुनाव होता है जिसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी यहां पर फिर से जीत जाती है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर दांव लगाकर दिमनी में क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई है, और सबसे बड़ी चुनौती कृषि मंत्री के सामने इस विधानसभा में क्या रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल डिमनी सीट से जो है नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कद्दावर नेता है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, तो उनके बाद अगर कोई बड़ा चेहरा नजर आता है तो वो नरेंद्र सिंह तोमर का है। और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसद, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा, और नरेंद्र सिंह तोमर को तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन उनको डिमनी से विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी टक्कर की बात
दुर्भाग्य है। और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए कहा जाए कि उनके लिए मुसीबत का सबब यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 विधानसभा चुनाव में यहां जीत नहीं पाई है। यहां या तो कांग्रेस जीती है या बीएसपी ने यहां पर जो है विजयश्री हासिल की है। और त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस की तरफ से भी तोमर है और नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से है, और तीसरा जो है वो बीएसपी के उम्मीदवार जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला बना है। और नरेंद्र सिंह तोमर को ये उम्मीद है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल लेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुकाबला बहुत कांटे का है और इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली सीट को छोड़ा नहीं है जब से चुनाव प्रचार वो कितनी बड़ी चुनौती हिमांशु पैदा कर रहे नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। और एक और सवाल इसी ग्वालियर चंबल में जहां पर हमारी मौजूदगी है, यहीं पर दतिया आता है। नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में है, कई बार से लगातार वो दतिया जीत भी रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जब तक पाकिस्तान की बात as far as Chhattisgarh is concerned, it has delivered on direct benefits to the people, whether it is through schemes for farmers, whether it is whatever has been done for self-help groups in the forest department, forest produce, whether it is for the employed or the unemployed, whether it is in the health sector, whether it is in the education sector. These are things which have benefited the people directly. what do you think, about the BJP strategy? Because they are attacking you very fiercely, listing many scams. Even Prime Minister said that you have committed a scam in the name of Mahadev. So there's liquor scam, these scams. So how are you going to counter the narrative which BJP is propagating? This Bhupesh Baghel government is a corrupt regime. I hope you haven't included me. You said. So these are baseless allegations and at most allegations, which is the cheapest and the worst form of politics that could be played. You asked me questions as to what people expected of you and what have you been able to deliver. तो इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दूसरे चरण की वोटिंग इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी जारी है और छत्तीसगढ़ में तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सुमी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ लोरमी से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो लोरमी में अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, वहां पर इस वक्त क्या हालात है और क्या महिला और पुरुष दोनों ही समान संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? देखिए नेहा, यहाँ लोरमी विधानसभा में जिस तरीके से सुबह से काफी स्लो मतदान देखा जा रहा है, 1 घंटे का करीब टाइम हो चुका है। 8 बजे यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है, 5% सिर्फ यहाँ पर मतदान हुआ है। और पिछले बार की अगर बात करें तो 2018 में पूरा जो मतदान यहाँ पर 8 बजे से 5 बजे का जो पूरा पीरियड था, उस दौरान 71% के आसपास हुआ था मतदान। तो काफी स्लो है सुबह से यहाँ का मतदान। पहले चरण में जिस तरीके से बस्तर संभाग में जो 20 सीटें थी वहां पर मतदान 78% हुआ है, तो उसके हिसाब से काफी यहां पर मतदान का जो परसेंटेज है वो काफी कम देखा जा रहा है। लेकिन मुकाबले की अगर बात करें नेहा, तो काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर है। जो तीनों कैंडिडेट हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसी यानी कि जो जोगी कांग्रेस पार्टी है वो काफी महत्वपूर्ण यहां पर अपना कदम रख चुकी है, क्योंकि इससे पहले 2018 में 18% मार्जिन के साथ जो जेसीसी थी उसने जीत हासिल लोरमी विधानसभा में किया था। इस बार बीजेपी ने अपने सबसे बड़े कद्दावर नेता जो यहाँ के हैं, बिलासपुर के सांसद जो अरुण साव हैं, उनको यहाँ पर उन्होंने उतारा है। और साथ ही वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अरुण साव, उनके यहां पर उतार करके जोर आजमाइश कर रही है। और यहां तक यहां कहा जा रहा है कि अगर भाजपा यहां बड़े मार्जिन के साथ छत्तीसगढ़ में जीतती है तो अरुण साव को चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार भी भाजपा की तरफ से बताया जा रहा है। इस तरीके की चर्चा राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हो रही। तो हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से कोई भी नेहा, और कैंडिडेट अभी तक की जो वोटिंग हुई है वो काफी कम परसेंटेज में यहां पर हुआ है। ठीक है। अरुण साव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बीजेपी अगर जीतती है तो सीएम बना सकती है। हालांकि कोई भी चेहरा अभी तक बीजेपी ने नहीं उतारा मैदान में, ये उनके लिए प्लस होगा या माइनस होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच अरुण साव से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए। सर, किस तरीके से आप देख रहे हो, बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत है पूरे छत्तीसगढ़ में? दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जनता उत्साहपूर्वक परिवर्तन के लिए तैयार है। जिस प्रकार से 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है,
हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है और इसलिए जनता पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। तो निश्चित रूप से 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। किन मुद्दों के आधार पर आपने देखा कि जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज काफी हाई रहा है, इस बार जो मुद्दे होंगे, जो आज मतदान हो रहे हैं, कौन से खास मुद्दे बीजेपी लेकर के आगे जा रही है? वास्तविकता ये है कि 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने दुर्दशा की है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है। विकास के सारे काम ठप हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ के खुशहाली और तरक्की का पूरा रोड मैप हमने अपने घोषणा पत्र में प्रस्तुत किया है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है परिवर्तन के लिए।